Hi everyone, welcome to Ultim Scientia, Light Today for Bright Tomorrow। तो इस सीरीज़ में अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा या फिर ये जो वीडियो बनने वाला है हम लोग का वो एंजाइमोलॉजी का रहेगा। और एंजाइमोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लियर किया था। तो यहाँ एंजाइम्स और स्टीरियो स्पेसिफिक इस टॉपिक को हम लोगों ने डील कर लिया था उसमें। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है और आगे इसकी जानकारी लेते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। ओके, तो एंजाइम्स और स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया था। अब बात करते हैं एंजाइम्स वेरी इन ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उनके सबस्ट्रेट जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एंजाइम जो होते हैं एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ही वर्क करते हैं। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये इस पर्टिकुलर एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए ही वर्क करेगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए जो बात आ रही थी कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की, तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में क्या बात होती थे कि हम लोग कैरियलिटी देखते थे और उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन देखते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसमें, तो ये सबस्ट्रेट इस पर्टिकुलर एंजाइम से इंटरेक्ट करता है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी था वो तो हमने डील किया था पिछले लेक्चर में। अब इसमें क्या दे रहा है कि वेरी इन ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी। ठीक, तो ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी की क्या 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 मतलब है कि ये जो हम पार्ट, इस पे अगर हम फोकस करें, ये पार्ट, ठीक, ये पार्ट, ठीक, लॉक एंड की मॉडल वाली जो बात आई थी, तो इसमें क्या है कि अगर पर्टिकुलरली ये जो यहाँ जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे इस सबस्ट्रेट में, या फिर जो भी इंटरैक्टिव मॉलिक्यूल या फिर ये एंजाइम है, तो यहाँ जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलरली उससे ये कंपैटिबिलिटी नहीं शो करेगा, तो ये इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर वो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। तो यहां दे रहा है दिस मीन्स अ सबस्ट्रेट विद रॉन्ग कायरलिटी। कायरलिटी तो मतलब ठीक है, कंपाउंड शुड बी कायरल, बट कायरलिटी कहां पे है ये भी मायने रखता है। विल नॉट फिट प्रोडक्टिवली, मतलब कि वो यहां ऐसे फिट नहीं होगा कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए इनटू एंजाइमेटिक बाइंडिंग साइट। तो यही एंजाइमेटिक बाइंडिंग साइट है ना इसका, ये एंजाइमेटिक बाइंडिंग साइट है, तो इस पे वो फिट नहीं हो पाता। इन एडिशन टू देयर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की पहली बात किए थे हम लोग। तो स्टीरियो हाउएवर मोस्ट एंजाइम आर क्वाइट सेलेक्टिव अबाउट द आइडेंटिटीज ऑफ द केमिकल ग्रुप ऑन देयर सबस्ट्रेट। कहने का मतलब ये है कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जरा रेस्ट्रिक्ट होता है, ये पर्टिकुलर काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव होता है कि हल्का सा भी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी चेंज हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ आइडेंटिटीज भी उस तरह की मिल जाती है तो ये पर्टिकुलर एंजाइम उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, इंडीड सच ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी इज मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट देन स्टीरियो, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जरा चल सकता है काम, लेकिन यहाँ जो ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी, आप ही ध्यान दीजिए कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर रे गया, इसे किसी तरफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोग भेज रहे हैं, तो यहाँ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रोटेट हो जा रहा है, इस तरफ ना जाके ये पर्टिकुलर थीटा एंगल पे रोटेट हो जा रहा है, तो वो उतना मैटर नहीं करता जितना कि ये जो फिजिकल इनके मायोरिटीज हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक, तो ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ठीक, अब यहाँ आप देख लीजिए कि एक ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, अगर यहाँ देखिए कि एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट है, ये टोटल बाइंडिंग साइट है, ठीक, एंजाइम बाइंडिंग साइट है, और इनमें 3 मेयोरिटी हैं। ज्योमेट्रिकल ये स्पेसिफिसिटी शो किया जा रहा है इसका कि इसमें
3 ज्योमेट्रिकल साइट है जो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को इस सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें चेंजिंग हो जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी इसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाता है, ये ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेट को लेके। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, अब एक एग्जांपल दिया गया है, लाइक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। व्हाट इज दिस? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अब देखिए, बात किया जा रहा है कि इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड में वो कन्वर्ट तो करता है, फास्टर रेट पे कन्वर्ट करता है, देन इससे कि मेथनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है, इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में भी वर्क कन्वर्ट करता है, मेथनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड में भी कन्वर्ट करता है। ठीक, ये चीज बताई जा रही है कि वहां स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ सकती है इस स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में, लेकिन जहां ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी होगी वहां वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव वे में वर्क करता है। सम एंजाइम्स, पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो परमिसिव इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल सबस्ट्रेट, कुछ एक्सेप्टेबल सबस्ट्रेट्स होते हैं जिनको वो अलाउ करते हैं, दैट दे आर ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी आर मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एज प्रेफरेंसेस। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें एक्सेप्टेंस जो यहाँ दिया जा रहा है इसके प्रेफरेंस को बताता है कि वो प्रिफर करते हैं। ठीक, कि इथेनॉल में भी कुछ ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी होगा और यहाँ जो मिथेनॉल को कन्वर्ट करेगा इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक ये होगा, स्पेसिफिसिटी होगा। ठीक, लेकिन अगर ये दोनों के लिए वर्क करता है और इसे फास्टर रेट में कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड को के कन्वर्जन को प्रेफरेंस देता है। ठीक, तो ये इसके प्रेफरेंस की बात हुई। फॉर एग्जांपल, अब इस प्रेफरेंस की का एक एग्जांपल दे रहा है, काइमोट्रिप्सिन इन एडिशन टू इट्स एबिलिटी टू मेडिएट पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस। मतलब कि काइमोट्रिप्सिन क्या करता है कि ये जो इसकी जो एबिलिटी है पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस को, ये आल्सो कैटेलाइज करता है, ये कैटेलाइज करता है ईस्टर बॉन्ड हाइड्रोलिसिस को। लेकिन बात क्या होगी, जो पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस को ये इजीली कन्वर्ट कर पाएगा, इसको प्रिफर करेगा। ठीक, इसको प्रेफरेंस देगा, लेकिन कभी कभी जब ये मिल जाता है तो इसको भी ये इस पे भी एक्ट करता है, ये ईस्टर बॉन्ड को भी हाइड्रोलाइज कर सकता है। अब एक चीज़ एक तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा आप लोग को कि जैसे हम लोग पिछली बार पढ़े थे एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में और उनकी स्टार एक्टिविटी के बारे में, तो कुछ एक तरह का स्टार एक्टिविटी ही समझ लीजिए कि ये जो काइमोट्रिप्सिन है किसी अदर रिएक्शन में या फिर किसी अदर एनवायरनमेंट में वो स्टार एक्टिविटी शो करेगा, एक तरह का स्टार एक्टिविटी शो करेगा, और काइमोट्रिप्सिन को ये काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा एस्टर बॉन्ड पे और उसे हाइड्रोलाइज कर देगा। यही है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, अगला टॉपिक है, सम एंजाइम्स रिक्वायर्स कोफैक्टर्स। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन कैन फैसिलिटी, नहीं ये दूसरा एक वर्ड यूज हुआ था, फैसिली, ऐसे कुछ यूज हुआ था, इसका मतलब होता है इजीली। इसको हम यहां हटा सकते हैं, अगर EASLY, easily participate in acid base reaction। ठीक, एसिड बेस रिएक्शन फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजिएंट कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड की बात है, और एंजाइमेटिक रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये जो इंटरेक्शन होता है नॉन कोवैलेंट होता है, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है वहाँ। और कोवैलेंट बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है ये भी मैंने बताया था कि
कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर कोवेलेंटली बाइंड कर जाएगा तो उसको वहां से रिमूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो वही बात यहाँ लिख रहा है कि कुछ जो कोफैक्टर्स होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं प्रोटीन के, आसानी से एसिड बेस्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड तो लिखा है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए इसके पहले ट्रांजिएंट लिखा है। एंड टेक पार्ट इन चार्ज इंटरेक्शन। ठीक, अब चार्ज इंटरेक्शन की बात आए कि कोवेलेंटली ट्रांजिएंटली कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या करेगा, आप जैसे समझ लीजिए कि OH मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड है, समझिएगा। यहाँ जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डेल्टा पॉजिटिव आता है। अब यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन ये एक ट्रांजिएंट होगा, काफ़ी आसानी से टूट भी सकता है। ठीक, तो कभी भी ट्रांजिट कर सकता है। अब ये दे रहा है आगे, एंड टेक पार्ट इन चार्ज इंटरेक्शन। अल्टीमेटली ये चार्ज इंटरेक्शन ही होगा कि अगर अगला मॉलिक्यूल वाटर का आया, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा आराम से। और यहाँ चार्ज का प्रेजेंस मस्ट है, इसीलिए इसे चार्ज इंटरेक्शन कहा जा रहा है। हाउ अबाउट दिस प्रोसेस इज लेस सुटेबल। लेकिन ये प्रोसेस लेस सुटेबल होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे फॉर कैटेलाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड मेनी टाइप ऑफ ग्रुप ट्रांसफर प्रोसेस। अगर ये कहीं ना कहीं अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो वहाँ इन जो फंक्शनल ग्रुप्स के ट्रांजिशन होंगे वो दूसरी तरफ प्रोसीड करने में, या फिर जब बाइंड कर जाएंगे, स्टेबली बाइंड कर जाएंगे, तो दूसरी तरफ या फिर उनका ट्रांजिशन मुश्किल हो जाएगा और फर्दर एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। ऑल्दो एंजाइम कैटेलाइज सच रिएक्शंस, दे कैन डू सो ओनली इन एसोसिएशन विद स्मॉल कोफैक्टर्स। ठीक, तो अगर वो जो एंजाइम ये एक्टिविटी शो करना है वो कुछ कोफैक्टर्स के हेल्प से करते हैं, विच एसेंशियली एक्ट एज एंजाइम केमिकल टीथ। मतलब कि इनको जो कोफैक्टर्स होते हैं एंजाइम्स के केमिकल टीथ को एंजाइम्स केमिकल टीथ बोल सकते हैं, एंजाइम का केमिकल टीथ बोल सकते हैं। ओके, कोफैक्टर्स में भी जो कोफैक्टर्स होते हैं वो मेटल आयन के हो सकते हैं, Fe3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। दिस, अब ये देखिए हमको ध्यान देना है कि क्यों हम कहते हैं मेटल आयन हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। और फिर मैं याद दिलाऊंगा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इनके जगह अगर कोई दूसरा मेटल आयन हम रिप्लेस कर दें तो उसका इम्पैक्ट दूसरा हो जाता है। ठीक, तो वही चीज़ है। ऑल्सो एक्सप्लेन इन पार्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सर्टेन हैवी मेटल्स। ठीक, तो अब इसके बारे में अब मुझसे कमेंट करके आप ये ना पूछने लगिएगा कि क्या यही को एक कारण होता है जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी का रीज़न है। लेकिन ये दे रहा है कि इन पार्ट ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हैवी मेटल टॉक्सिक इफेक्ट हमारे शरीर पे डालते हैं। हैवी मेटल फॉर एग्जांपल ये जो कैडमियम होता है और Hg मर्करी, ये दोनों हैवी मेटल हैं, ये जिंक को रिप्लेस करते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एंजाइम में यहाँ पे इस रीजन में Zn2 पॉजिटिव है और जो इम्पैक्ट वो कोई इस एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करता है, और ये जो Cd2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव आ गए यहाँ हैवी मेटल और Zn को रिप्लेस कर दिया, ठीक, यहाँ से हटा दिया, तो हो सकता है कि इसका जो ये ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता था एंजाइम के साथ, ये वाला पोर्शन, तो इसका जो बनता था वो Hg और Cd और स्टेबली फॉर्म कर लें। ठीक, तो जब और ज़्यादा स्टेबली फॉर्म कर लेंगे, कैडमियम हो गया और Hg हो गया, तो इसकी एक्टिविटी धीरे धीरे रिटार्ड होने लगेगी। ठीक, तो इसलिए इस तरह से ये टॉक्सिक हैवी मेटल टॉक्सिसिटी होती है।
अब आगे लिख रहा है कोफैक्टर में ऑल्सो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और ये क्या होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं। ठीक, ये को एंजाइम्स होते हैं। सम फैक्टर्स आर, ये को एंजाइम्स कहलाते हैं। सम को फैक्टर्स आर ओनली ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड। फिर वही बात आए कि कुछ को फैक्टर ट्रांजिएंटली केवल एसोसिएटेड होते हैं विद अ गिवन एंजाइम मॉलिक्यूल सो दैट दे फंक्शन एज को सबस्ट्रेट। एग्जाम्पल NAD प्लस और NADP प्लस। फॉर इंस्टेंट अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो NAD प्लस एक ऑब्लिगेट रिक्वायरमेंट होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन के लिए। अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन हो कर रहा है तो वहां NAD होना मस्ट है। ये इस एंजाइम के लिए को सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल था कि को फैक्टर्स कितने तरह के हो सकते हैं। एक मेटल को फैक्टर्स बताया गया और एक को सबस्ट्रेट बताया गया, को एंजाइम्स। ओके, अदर को फैक्टर्स नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप आप जानते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल है हीम वाला, हीमोग्लोबिन आर परमानेंटली एसोसिएटेड। ये परमानेंटली एसोसिएटेड है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड थे, कहाँ गया, ये ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड थे और ये परमानेंटली एसोसिएटेड हैं विद द प्रोटीन ऑफन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब भाई जो परमानेंट होगा, मैंने कहा ना कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है और कोवेलेंटली कोई चीज़ जुड़ गया तो वो परमानेंट हो सकता है और उसे ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है। एंथैल्पी उसकी काफ़ी कम हो जाती है। ज़्यादा एंथैल्पी देंगे तब वो उसके पास ज़्यादा हीट आएगा और फिर एट लास्ट वो हीट रिलीज करके वो ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड टू प्रोटीन नोन एज साइटोक्रोम थ्रू एक्सटेंसिव हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन टुगेदर विद कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, तो वो जो हीम ग्रुप की बात हो रही थी, प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात हो रही थी, वो कोवेलेंटली तो जुड़ा ही होता है, साथ में उसके कुछ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंटरेक्शन भी होते हैं जो एंजाइम को उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करने में मदद करते हैं बिटवीन द हीम एंड स्पेसिफिक प्रोटीन साइड चेन से वो जुड़ा होता है। ओके, ये कुछ कोफैक्टर्स को बांटा गया है। जैसे कोफैक्टर्स में हम लोगों ने देखे मेटल आयंस, उसके बाद को एंजाइम्स देखे। को एंजाइम्स में दो तरह के आ गए, एक को सबस्ट्रेट जो कि ऑर्गेनिक था और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया जो कि हीम था, ऑर्गेनोमेटेलिक कह सकते हैं। ठीक, अब अगले पेज पे चलते हैं, हम देखते हैं। हाँ, a catalytically active enzyme cofactor complex is called होलो एंजाइम। अच्छा, यहाँ होलो एंजाइम और एपो एंजाइम वगैरह के बारे में बता दिया गया। द एंजाइमेटिकली इनएक्टिव प्रोटीन रिजल्टिंग फ्रॉम रिमूवल ऑफ होलो एंजाइम। अगर इस होलो एंजाइम को इस होलो एंजाइम को रिमूव कर देते हैं तो ये जो एंजाइम होता है इनएक्टिव हो जाता है और ऐसे को फैक्टर जो होते हैं वो कहलाते हैं एपो एंजाइम। ठीक, तो एपो एंजाइम जो होता है इनएक्टिव हो जाता है, फिर उसके साथ को फैक्टर्स जुड़ते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं और एट लास्ट एंजाइम जो होता है एक्टिव हो जाता है। अब बात क्या है कि जब किसी भी जब कभी भी कोई एंजाइम वर्क करता है और उसमें को एंजाइम है और को एंजाइम, देखिए आप ध्यान दीजिए, बात किया गया कि उसमें एंजाइम तो इंटरेक्ट कर ही रहा था, लेकिन जो को एंजाइम्स थे वो भी सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो को एंजाइम्स हैं, बाइंडिंग के बाद एंजाइम तो अपना अलग हो जाता है, लेकिन ये को एंजाइम होता है, इनका भी रिजेनरेशन जरूरी होता है क्योंकि ये भी तो उन सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट किए हैं। तो को एंजाइम
आर केमिकली चेंज्ड बाय को एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक, तो को एंजाइम जो रिएक्शन होता है ये केमिकली चेंज हो जाते हैं सबस्ट्रेट्स के साथ वो करके इंटरेक्ट करके, इन विच दे पार्टिसिपेट। ठीक, जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कैटालिटिक साइकिल द को एंजाइम मस्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब भाई जब बात ये है कि एक जगह से एंजाइम स्टार्ट हुआ फिर से वो एक्टिवेट ना हो पाए तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और एक बार में ही वो एंजाइम खत्म हो जाएगा। तो हमें एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा मात्रा बनानी पड़ेगी अपने शरीर में, तो वो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसलिए इनको साइक्लिक वे में रिजेनरेशन की ज़रूरत होती है, रिजेनरेट करने की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए एक अलग से रिएक्शन चलता है। फॉर अ ट्रांजिएंट रिबाउंड कोएंजाइम द जनरेशन रिएक्शन मे बी कैटलाइज्ड बाय अ डिफरेंट एंजाइम। जो ट्रांजिएंटली रिबाउंड कोएंजाइम होते हैं उनके लिए रीजेनरेशन के लिए एक अलग से एंजाइमेटिक रिएक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम पिछले केस में देखे NAD+ की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात अगर हम करें तो रीजेनरेशन इनका जो होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के टाइम ही हो जाता है। ठीक, यहाँ तक था आज का ये लेक्चर, और आगे हम इस एंजाइम में देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे। और इन सभी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। और मेरा स्पीड अगर स्लो लगता है तो आप लोग वो कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आगे क्या कहूँ, थैंक यू वेरी मच। आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और मैं इसे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।